क्षेत्र में किसान कितने संतुष्ट हैं, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और क्या वो सरकार से चाहते हैं, क्या उनकी मांगें हैं, इन तमाम मुद्दों को समेटे हुए हमारा ये सत्र रहेगा। चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं कृषि मंत्री से, तो मेन फोकस जो रहेगा वो हमारा कृषि पर रहेगा। जोरदार तालियों के साथ इस सत्र का आगाज करते हैं। अतुल इस सत्र का संचालन करेंगे। ओवर टू यू अतुल जी। शुक्रिया सोनल। तो जेपी दलाल साहब हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं और दलाल साहब लगातार अलग अलग जगहों पर मुलाकात का सिलसिला हमारा जारी है और किसानों से ही केंद्रित सवाल होता है। अब कुरुक्षेत्र किसान और यहाँ की समस्या, कुछ अलग तरीके से सवाल पूछूं या वही सवाल फिर से दोहराने पड़ेंगे? कुरुक्षेत्र को कैसे बदल सकते हैं किसान के लिहाज से, क्योंकि अब कुछ नए भी मामले, जीरी कोली का मामला आ गया, उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, उस पर मैं धीरे धीरे आऊंगा। लेकिन कुरुक्षेत्र में जो कि धर्म नगरी है, लेकिन वहां पर किसान के साथ क्या वाकई धर्म निभाया जा रहा है? देखिए, मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ जी, और वहाँ का जो ज़मीन है खारे पानी की है, नहरों का सिंचाई का पानी नहीं पहुँचता, बाजरे की, मूंग की, ग्वार की ऐसी खेती होती है। ये जो हमारा कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर का इलाका है, इसको हरियाणा के बिल्कुल मोस्ट फर्टाइल इलाका माना जाता है। और यहाँ एमएसपी की वजह से गेहूं धान का साइकिल है जी, और अच्छी उपज होती है, मेहनती किसान है, मैकेनाइजेशन भी पहले यहाँ हुई है। और मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो अनाज का संकट आया और एमएसपी चली, प्रोक्योरमेंट चली, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे हरियाणा पंजाब को हुआ है। और यहाँ इस इलाके को, इसकी वजह से हमें जो बासमती का धान है, यहाँ का धान एक्सपोर्ट होता है, विदेशी मुद्रा मिलती है, और यहाँ का किसान बाकी प्रदेश के जो इलाके के किसान हैं उससे थोड़ा सा बेटर है। और इसको सौभाग्य से जागरूक भी हैं यहाँ का किसान, और सरकार की नीतियों का फ़ायदा उठाने के लिए जो भी उनको करना पड़ता है, चाहे मांग करनी है या आंदोलन करना है या कुछ करना है, ये करने मैं ये कह सकता हूं कि जब आपने तुलना किया दक्षिण हरियाणा और प्लस कुरुक्षेत्र करनाल के इस बेल्ट का, तो कुछ आसान सरकार के भी इस क्षेत्र में हो जाता होगा, क्योंकि आप पारंपरिक खेती से इतर किसान को ले जाना चाह रहे हो, वो चाहे उसके फायदे के लिए या एक ट्रैक बदलने के लिए। क्या इस बेल्ट में उसमें सरलता ज्यादा थी, आसानी थी आप लोगों के लिए, या मुश्किल उतनी ही थी जितना दक्षिण में थी? नहीं, देखिए, इसमें ये सही है कि किसान को धान और इसके गेहूं के साइकिल में आकर एक फिक्स इनकम हो जाती है, क्योंकि उसको मार्केट का पता है, भाव का पता है, खर्चे का पता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हरियाणा प्रदेश ही पूरा धान के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे यहाँ जल का संकट है, पानी हमारे पास है नहीं, हमारा अपना कोई सोर्स भी नहीं है पानी, और धीरे धीरे दोहन कर करके जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो भी नीचे चला गया। तो इसलिए हमें कोई ये नहीं है कि किसान को ये बताएं कि ये फसल बो या फसल बो, किसान को अपना भला देखना आता है। लेकिन जो आने वाले भविष्य में क्या समस्याएं आनी है कि पानी खत्म हो जाएगा, धरती की उर्वरक जो उत्पादक क्षमता कम हो जाएगी, तो इसलिए हम स्कीम बना के लेके आए हैं। हमने कोशिश की है कि यहाँ का किसान धान को छोड़ करके सब्जियों पे जाए, फलों पे जाए, बागवानी पे जाए। धान भी अगर लगाना है तो हमने कोशिश की है कि उसको 7,000 रुपये तो उसको दिया हमने इंसेंटिव कि आप अगर धान छोड़ के कुछ और करते हैं तो। फिर हमने कोशिश की कि जो DSR विधि है, डायरेक्ट सीडिंग की, सीधी बिजाई करें, पौध लगाने के बजाय, उससे भी पानी की बचत ज़्यादा हो जाती है। और अब जो खुशी की बात यह है कि इस साल लगभग 2 लाख एकड़ एक ज़मीन जो है सीधी बिजाई से की है, और उससे किसानों को भरोसा हो गया है कि उत्पादकता घटती नहीं है और पानी की बचत हो जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर पानी का संकट है। हमें जो उपलब्ध पानी है उसी से हमें आगे की योजनाएं बनानी है कि किस तरह से किसान की हालत ठीक ठाक रहे, और यहाँ जो है जो खाद्यान्न पैदा करने हैं वो भविष्य में भी होते रहें, और किसान जो है
धरती की उर्वरा शक्ति, उत्पादकता को ऐसे ही छोड़ के जाए अपने बच्चों के लिए, उतना ही पानी छोड़ के जाए जो उसके पूर्वजों ने उसको दिया था। नहीं, स्वाभाविक है। और ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं बल्कि कहें कि देश के तमाम हिस्से और पूरे विश्व के लिए भी पानी की समस्या भविष्य की सबसे बड़ी समस्या है। और कहा भी जाता है कई बार, इसमें फिल्में भी बनती हैं या इसका आकलन उस तरीके से किया जाता है कि थर्ड वॉर की आशंका अगर होगी तो इसके लिहाज से ही होगी। बहरहाल आप लोग सचेत कर रहे हैं, अपनी लड़ाई भी SYL के लिए लड़ रहे हैं, वो राजनीतिक मुद्दे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जब सिर्फ किसान का जिक्र होता है तो वहाँ पर राजनीति करने के साथ साथ आप पर आरोप भी लगता है और लगाया जाता है। वो लोग लगाते हैं जो कि पहले सत्ता में थे, उन्होंने स्वामीनाथन बनाया, आयोग की रिपोर्ट लागू हुई नहीं हुई उस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन वो सीधा कहते हैं कि 22 तक आपने कहा था आय दोगुनी। आपने कहा हमने आय दोगुनी करने के लिए कई प्रयास किए, हमने ना सिर्फ किसान को पारंपरिक खेती से अलग हटाकर दूसरे अन्य खेती की तरफ भी रुझान उनका हो, उस पर ले जाने की कवायद की ताकि उनकी आय वृद्धि हो, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं हो पाया है। हरियाणा फिर भी माना जाता है कि बहुत उन्नत है किसानी के लिहाज से भी, आज से नहीं बहुत पहले से भी। ये अंतर पूरे देश में हरियाणा का अलग कुछ दिखाता है कि हाँ ये अंतर आप लोगों की वजह से है या उस किसान की मेहनत की वजह से है? देखिए, किसान पहले भी था, हरियाणा बना उस वक्त भी किसान था, पंजाब का हम बैकवर्ड इलाका था उस वक्त में, और आज में सरकारें कोई भी आई हो तो हर चीज़ हरियाणा की बदली है। किसान ने तो मेहनत की है, पसीना बहाया है, लेकिन जो सरकारों ने भी सहयोग किया है, मैकेनाइजेशन हुआ है, नई नई विधियाँ आई है, नई नई तरीके सीखे हैं, नए नए बीज आए हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, उनका योगदान, बाकी चीज़ों का योगदान। मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि आज से मैं 40-50 साल पहले मेरे गांव के अंदर जब गेहूँ बोते थे तो उसकी जो गेहूँ निकालने का 1 महीना लगता था, 3-4 एकड़ गेहूँ के बैलों से वो आपको जो झाड़ियाँ काट काट के फलसी बना करके वो निकालते थे। बिल्कुल। हम सिंचाई जब करते थे, मुझे ध्यान है, हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी तो बैलों के करके वो रेड चलाते थे, 4-6 फुट पानी उठाने के लिए बेचारे उनको घंटों घंटों चक्कर कटाते थे। तो उस टाइम मशीनरी नहीं थी, बिजली नहीं थी, मैकेनाइजेशन नहीं था। अब ये सरकारों ने, यूनिवर्सिटी ने मैकेनाइजेशन किया है, नई नई विधियाँ बताई हैं, नए नए तरीके बताए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज इतना जो है सक्षम हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है भारत। और हरियाणा, पंजाब तो ये हमारे जो अपने पैदा जरूरत के हिसाब की बजाय खाद्यान्न जो पूल है, सेंटर पूल, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारा है। मेहनत किसान की है, लेकिन सरकारों ने भी ऐसी नीति बनाई है, उनको शिक्षित करने की कोशिश की है। और अब आप हरियाणा के अंदर देखिए कि कृषि से संबंधित 3 यूनिवर्सिटी है हमारी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ करनाल के अंदर जो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय है, एक लोहा से लाला लाजपत राय का, पशुपालन का अलग है, बागवानी का अलग है, जो रिसर्च करते हैं, लेटेस्ट जो सुविधाएं हैं वो देते हैं, और मेले लगाते हैं किसानों को। आप देखिए कि हमारी जब से सरकार आई है, पहले वो एक विशेष वर्ग के लोगों को जो पद्मश्री, पद्म भूषण दिया जाता था, आप 3 किसानों को पद्मश्री का वो मिला है, जो हमारे चौहान साहब हैं और हमारे यहाँ मछली के सुल्तान सिंह हैं, एक डेयरी के किसान हैं। तो हमारा फोकस से सरकारों का योगदान इतना है कि उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताएं, अच्छे बीज दें, और उसको जो है जोखिम फ्री करें, बीमा योजना लेके आएँ, अच्छा बाजार उपलब्ध करवाएं, और उसी से जो है उसका फला होगा। अब जहाँ किसान की, मैं कहता हूँ कि आमदनी बढ़ाने का तरीके जो हैं, अगर हम यही साइकिल रहे तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। गेहूँ धान के साइकिल से निकलना। मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं, और आप चूंकि पिछले दिनों जापान भी गए हुए थे, आप लोगों ने कई तकनीकी ऐसी जो कि दूसरे देशों में अपनाई जाती हैं, इजराइल जैसे देश में, जापान जैसे देश में, जहां पर भूमि ना के बराबर, लेकिन उनकी अपनी तरक्की है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है कि वो फार्मिंग करके, वो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर करके, फल से लेकर, फूल से लेकर सब्जियां, तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा उन्नत है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और आपने बड़ी ईमानदार एक बात कही कि कोई भी सरकार हो, हरियाणा में जितनी भी सरकारें रही, सबने कुछ न कुछ प्रयास किया, उसका ही ये लाभ है कि हरियाणा के किसान कम से कम बाकी प्रदेशों की तुलना में काफ़ी उन्नत है। लेकिन जनता के बीच में हम जाएंगे, सुंदर सोलंकी हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हैं और वो सवाल भी आपसे लेना चाहेंगे। जनता का सवाल। किसान, बहुत सारे किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जब से कृषि मंत्री जी को बैठे हुए देखा है, अवतार शास्त्री हैं बड़ौली से, बड़े किसान हैं। उनका एक सवाल है कि हॉर्टिकल्चर में दरअसल इस तरह की योजना है
कि अगर पट्टे पे ज़मीन ले ली है या ठेके पे ज़मीन लेनी है, मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ है और मैं काम करना चाहता हूँ, तो आपको एक डीड, एक रजिस्टर्ड डीड मेरे नाम करनी होगी। ऐसा कैसे संभव है कि आप मेरे नाम वो डीड कर दें? ये एक ऐसा नियम है जिसे लेके लोगों में बड़ी आशंका है। और दूसरी, अभी अशोक अरोड़ा जी आए थे, मंत्री जी, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि इस बीजेपी से पूछिए कि ये दोगुनी आय कब होगी किसान की, जो लगातार आते ही आपने ये वादा किया था। ये 2 सवाल है। पहली बात तो मैं बताता हूँ, पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि हम जो भी लाभ देते हैं सरकारी योजनाओं का, वो लैंड ओनर को, मालिक जो ज़मीन है उसको भी देते हैं और कल्टीवेटर को भी देते हैं जो ठेके पे लेता है। बाकी फसलों में ठेका है 1 साल का। लेकिन मान लीजिए हमारी जो योजनाएं हैं पॉली हाउस की, नेट हाउस की, बागवानी की, उसमें हमारी स्कीम जैसी है कि हम उस योजनाओं का लाभ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक देते हैं। तो हम एक आपको आपने ठेका लिया, आपको एक लाभ दे दिया, और आपको ठेका अगर लंबी अवधि के लिए आपके पास ज़मीन का हक नहीं है तो आप चले जाओगे, दूसरा आदमी आ जाएगा, हमारे पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, वो कोई और चीज़ करेगा उसमें। इसलिए बागवानी में हमें लीज लेने की। मंत्री जी, सवाल ये है ना कि रजिस्टर्ड डीड करेगा कैसे कोई व्यक्ति जिसकी नहीं नहीं, आपस का एग्रीमेंट है, उसमें क्या है, मालिकाना हक थोड़ा दे रहा है। तो यही बात बागवानी में मुझे लगता है कि शायद ये जितना आसान है मंत्री जी बता रहे हैं, उतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आ रहा। समझ में को लगता है कि जमीन ही चली गई। हाँ, जमीन। आप एक चीज देखिए कि हरियाणा के अंदर लगभग आधे आदमी जो जमीन के मालिक हैं वो खेती करते हैं, आधे आदमी वैसे हैं ठेका पड़ता पे उसको ज़मीन को लेते हैं। अब जो है ठेका पे जो लेता है किसान, गेहूं, धान या वो कपास की खेती करता है, उसको हम सब तरह की सुविधाएं देते हैं और हम उससे कहते हैं कि आप कल्टीवेटर को सारी सुविधाएं मिले। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, बागवानी है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, कोई चीज़ है, वो 1 साल के लिए नहीं, उसको ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये ज़मीन लीज पे लंबे टाइम के लिए ली है। और उसी लिए कि हमारा पैसा, सरकार का पैसा 70%, 80% या बहुत सारी 50% सब्सिडी है। हम ये नहीं चाहते कि कोई पैसा ले जाए और सरकार का पैसा बर्बाद हो जाए। मैंने आपको नेट हाउस, पॉली हाउस की सब्सिडी मान लीजिए इस साल दे दी। पहले तो 70-80% थी, अभी 50% है। और एक मैं सरकार ने दिया 10 लाख 12 लाख रुपए आपको दे दिया 1 एकड़ में। कल को दूसरा किसान आएगा और वो चला जाएगा और उसको लोहा बेच के, लोहे के बावट जाते हैं, उससे ज़्यादा कर देगा। ऐसा हुआ है। इसलिए हमने कहा है कि जो बागवानी के किसान हैं उनको जो है रजिस्टर्ड लीज होनी चाहिए कि जब तक उसकी बागवानी का पीरियड है या हमारी सरकार का पैसे का लाभ है तो उतने टेन्योर की उसकी लीज होना चाहिए। यानी एक श्योरिटी दोनों साइड रहे, कोई असमंजस की स्थिति ना, सरकार का पैसा खुर्द-बुर्द ना हो और उसको भी फायदा हो, और उसके साथ जो ज़मीन का मालिक है ये ना हो कि अगले दिन कह दे कि मैंने आज ये काम किया है, आप चलिए भाई और अब मैं मेरा खेत छोड़ के चला जाइए। तो दोनों का इसमें सुरक्षा है। अब दलाल साहब, दूसरा सवाल जो सुंदर का था वो ये था कि आय दोगुनी कब होगी? सरकार तो आपकी दोगुनी हो गई केंद्र में भी और यहाँ पर भी, अब तो तीसरी का दावा कर रहे हैं कि तिगुनी हो जाए सरकार। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि अब सारी पार्टियाँ पक्ष की बात किसान की करते हैं, चर्चा किसान की करते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? 2014 से, जब से हमने कहा है कि किसान की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे। और आमदनी बढ़ाने के लिए जो रास्ते थे कि किसान को लिए हम पूंजी सस्ती दें, उसकी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उसको बीमा दें, उसको मार्केट अच्छे दें, उसको भाव अच्छे दें, उसकी इनपुट की कॉस्ट बढ़ाएं, सब काम हमने किए हैं। कोई आदमी जो हमारे से पूछता है, और राजनीतिक आदमी आप पूछते हैं कोई बात नहीं, उनको ये बताना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ थी जो नीति उनकी अच्छी थी किसान के लिए और हमने खराब की। हरियाणा के अंदर देश की सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नीतियाँ हैं, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं। भाव का आज देख लीजिए, मैं और चीज़ों को छोड़िए कि उस वक़्त बाजरे का भाव क्या था, उस वक़्त कपास का भाव क्या था, धान और गेहूं का भाव ही 60-70% बढ़ा है। और यही चीज़ है कि धान गेहूं के साइकिल से निकालने के बजाय, मैं यहाँ ऐसे किसानों को भी जानता हूँ सोनीपत में जिसने 1 एकड़ के अंदर 40 लाख रुपए की आमदनी की है। मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ जो खारे पानी के अंदर, मेरे पास मछली का विभाग भी है, खारे पानी के अंदर 2.5 एकड़ के यूनिट के अंदर जिसके पास उसको 10,000 रुपये साल की आमदनी नहीं होती थी, वो 10-10, 15-15 लाख रुपए उसने प्रोजेक्ट में कमाए हैं।
हम ऐसे बहुत सारे चीज़ों को जानते हैं कि जिन्होंने इसका मशरूम की काम किया है, जिसने और फूलों का काम किया है। किसान का मतलब यही नहीं है कि हम गेहूँ धान के उस साइकिल से निकले। और कोई भी विपक्षी पार्टी का आदमी कभी भी आप उसको बुलाइए और मेरे से चर्चा करवाइए कि भी उनके सरकार में इस विषय पर किसान हित की ज़्यादा अच्छी नीति थी। हमने जो किसानों के बीमा करना शुरू किया, सभी आदमियों ने, सभी नेताओं ने विरोध किया कि नहीं, इससे तो किसान मारा जाएगा। जबकि आज हरियाणा की, मैं विधानसभा में बोलता हूँ, बाकी जगह बोलता हूँ कि जो पैसा किसान से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से कंपनियों को गया है 1400-1500 करोड़ रुपए, वो ज़्यादा बटा है। हाँ, सुंदर जी क्या पूछना? कृषि मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब हमारा किसान 15 जून से अपनी धान लगाता है और 15 सितंबर से उसकी परचेज शुरू हो जानी चाहिए, आज लगभग एक हफ्ते से किसानों की जो है जीरी आड़तियों में, मंडियों में पड़ी हुई है और उसकी सरकारी खरीदना हो रही है। आड़ती उससे औने पौने दामों पे खरीदने का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो ये 15 सितंबर से जीरी की खरीद आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है सर? हुड्डा साहब ने भी ये सवाल उठाया था। देखिए उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि जीरी आ गई है लेकिन क्रय केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं। हम पहले जब धान लगाते हैं तब भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा लेट लगाएं, और ये किसान, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं है, जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश आती है, जून के पहले हफ्ते में बारिश आती है, और इसलिए है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रकृति का जो नीचे का दोहन इतना ना हो जाए कि पानी हर साल नीचे चला जाए। और धान की जो खरीद होती है, आपको भी पता है हम किसके लिए करते हैं, FCI के लिए, भारत सरकार के लिए। हरियाणा सरकार अपने पास धान नहीं रखती, धान लेकर के मिलर को दे देती है, वो चावल वहाँ चला जाता है। पिछले भी हमने कोशिश की, आपके कहे बगैर हमने सरकार से इजाज़त मांगी है कि वे 15 की बजाय 20 तारीख हमने कहा है कि 20 तारीख को, क्योंकि अभी जो धान आया है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि उनके खेत से लेकर ट्रॉली में आड़ती के पास डाल देते हैं, हफ्ता उसको सूखने का लग जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है। अभी ऐसी स्टेज नहीं है, मैं खुद किसान हूँ, कि वे एकदम से कोई औने पौने दाम में बिक रहा हो। और दूसरी बात, एक मुझे खुशी है, 2 साल से जो सरकारी खरीद का धान छोड़िए, जो बाकी का बासमती है, सेमी बासमती है, उनका जो भाव है वो ऑल टाइम हाई है। इतना भाव कभी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने भाव बढ़ा दिए, लेकिन जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो इसका भाव इस वक्त जो आपके है अच्छा भाव है। बाजरे का भाव जो है वो भी अच्छा भाव है, कपास का भाव है वो भी MSP से ऊपर है, 7,500-8 हज़ार का है। तो हर चीज़ का धीरे धीरे करके मुझे खुशी होती है जब किसान का अच्छा भाव मिले। और आपने जो बात की वो हम पहले ही भारत सरकार से परमिशन मांग चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम प्रोक्योरमेंट जो है धान की 20 तारीख से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा मैं करूंगा। किसानों का आपने जिक्र किया, आपने विधानसभा में भी जो आंकड़े आपसे मांगे गए थे हमने सुना, लाइव प्रसारण चल रहा था। लेकिन एक चीज है, हाँ। पहले किसानों की चर्चा करें, कोई पक्ष का नेता हमें बताए तो उनसे ये पूछना कि हमने 8.5 हज़ार करोड़ रुपया बीमे के द्वारा किसानों को दिलवाया, हमने खराबे के द्वारा 4 हज़ार करोड़ रुपये दिलवाया किसानों को हरियाणा सरकार की किट्टी से, हमने मोदी जी के जो आते हैं 2-2 हज़ार रुपये, 4 हज़ार करोड़ रुपये किसानों को वो दिलवाए हैं। हमने 80,000 किसानों को 50% सब्सिडी दी है मशीनरी के लिए, हमने 85% सब्सिडी दी है पानी बचाने के लिए, हमने मंडी बनाई है। मैं अब बताता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी का निर्माण कन्नौर में शुरू हो रहा है। पिछले दिनों जापान गया था मैं, छोटी सी कहानी, मुझे किसान बिल्कुल देखने के लिए वहाँ मैंने देखा कि एक सिंगल पीस खरबूजा उन्होंने बताया कि 1500 उनकी लोकल करेंसी का है, मैंने रुपए में कन्वर्ट करा कि 1200 रुपये का एक सिंगल पीस है। अगर हमारे यहाँ 5-10 रुपये का खरबूजा बिकता है, उससे मैंने खा के देखा उसकी क्वालिटी हमारी बेहतर है, लेकिन रीज़न क्या है कि हमारी पैकेजिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा चीज़ बिकने लग जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। हम जापान के, हमारी मंडी बनने के बाद उनसे लोन ले करके हर ब्लॉक स्तर तक हम बना रहे हैं कि लेकिन आपको नहीं लगता दलाल साहब ये अंतर जो आपकी कहानी है उसमें बड़ा अंतर है? आप कह रहे जापान में एक खरबूजा 1500 या 1200 हमारी करेंसी के हिसाब से मिलता है, यहाँ तो पूरा खेत बिक जाए खरबूजे का 1200। तो नहीं, मैं किसान हूँ, मेरा एक वक्त ऐसा आता है कि मेरा टमाटर 50 पैसे किलो बिकता है, 50 पैसे किलो। कई बार ऐसा होता है कि हर साल 5 रुपये किलो प्याज बिकता है, 50 रुपये किलो प्याज बिकता है,
लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूंजी लगाने वाला चाहिए, कोई उद्योग बीच का आदमी चाहिए। लेकिन माहौल इस देश में ऐसा बना दिया कि कोई उद्योगपति आता है तो कहता है किसान को मार देगा, किसान को खा जाएगा। किसान के पास इतनी पूंजी नहीं है। आपको अगर हमारा टमाटर 50 पैसे मिलता है, नहीं तो अगर आपके फैसले अच्छे हैं तो फिर कौन माहौल ऐसा बना देता है? हमारे फैसले सारे अच्छे हैं, किसान हमारी बात को मानते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो हमेशा चर्चा ये है, मैं बताया कि किसान की चर्चा करते हैं। इस बात का मैं स्वागत करता हूं और धीरे धीरे करके जितनी योजनाएं हरियाणा सरकार की हैं उससे हरियाणा के किसान को फायदा हो रहा है। ठीक है, एक सवाल और मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से एक सवाल है कि आपसे पहले पूर्व सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में दादू पर नलवी नहर का निर्माण किया गया। आप कहते हैं कि हमने किसान के लिए अपनी सरकार में अनेक काम किए, तो जो दादू पर नलवी नहर कांग्रेस के शासन में बनी थी, आपकी सरकार में उसको बंद करवाने का काम किया गया। उससे किसान का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये बहुत लंबी बात है, आप यहाँ पे आ जाइए। आपकी सरकार ने हांसी बुटाना शहर बगैर अप्रूवल के बना दी, 1000 करोड़ रुपये हरियाणा का बर्बाद कर दिया। क्या पुरानी सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया उसमें। आपको चाहिए था बीबीएमबी से पहले परमिशन लेते उसको वहाँ खोलने का, वो नहर बना दी, आज तक उसमें वहाँ खोलने की परमिशन नहीं मिली है। और हांसी बुटाना का जो मुद्दा है वो भी पैसे का मुद्दा है कि उसकी मुआवजा इतना मांग लिया जाए कि जो व्यवहारिक ना हो, तो उसको छोड़ दिया गया। तो सर मेरा आपसे निवेदन है, अगर उसमें कहीं त्रुटि रही तो आपकी सरकार ने उस दादू पर नलवी नहर को चलाकर हरियाणा के किसान को राहत देने का काम करना चाहिए था, ना कि उसको बंद करके किसान को बर्बाद करने का काम करना कि आप त्रुटि करें और सुधारें। ये हम तो उसमें क्या त्रुटि? आपने कहा ना कि अगर कोई त्रुटि रही तो दादूपुर नहर नलवी जो है एक कैरियर चैनल है। हमने नहरों के बजट, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा का आपकी 2014 में बजट था किसान कृषि का 800 करोड़ रुपये था, आज 5 गुना है। सिंचाई का बजट 2 था, वो 5 गुना है। बिजली का बजट है वो बढ़ाया है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि नहीं सर, बिजली का बजट सुनिए सुनने के लिए तैयार रहिए। 9 साल में हमारी सरकार है, हमेशा बिजली के रेट बढ़ते थे, लेकिन 9 साल से हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। बिजली का रेट मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सर। आप एक पार्टी जो के आप बिजली की हैं। बात करते हैं, आपके शासन में पिछले 9-9.5 साल के शासन में आप बताएं कि आपने हरियाणा में कितने पावर प्लांट लगाने का काम किया? एक चीज सुनिए, जितने भी पावर प्लांट लगे, आप यहाँ के बहस करिए, कांग्रेस के शासन में, मेरी बात का जवाब दीजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में लगे। हम सुनिए, हम आपको बताइए कि हमने बिजली के रेट बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। हम 9 साल से बिजली के रेट वही है, और उससे पहले के 9 साल में आपने कितने रेट बढ़ाए उसका पता कर दीजिए। ठीक बात है। अब ना एक चीज और कहता हूँ कि पुरानी सरकारों में किसान आंदोलन करते थे, छोटे छोटे गोलियों से भून दिया जाता था। अब हमारे साल में हम हाथ जोड़ के इधर से इधर निकले हैं। हमने ये कहते हैं कि हम किसान हित से नहीं हैं, हम किसान के बेटे हैं, किसान के परिवार से हैं, खेती करते हैं। और ये जो मुद्दे आपको एक पार्टी का एजेंडा सेट करने की बात है कि आप इस बात का बताइए कि हम बिजली कहीं से लाते हों, फ्री के लाते हों, लेकिन हमने बिजली के रेट तो नहीं बढ़ाए। हमने ऐसे प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। जो प्लांट लगे थे, पैसा लग गया था, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 25% पे नहीं चले आज तक भी। ठीक बात है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके 2 पहलू होते हैं या बहुत सारे पहलू होते हैं, सिर्फ 2 ही नहीं होते हैं। वहां पर आ जाती है राजनीति। कुछ समर्थक भी हो सकते हैं, उनके जेन्युइन सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जवाब भी है कि भाई पावर प्लांट नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन हमने रेट भी नहीं बढ़ाए, ये एक तर्क भी है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है, चूंकि मैं पूर्वांचल से आता हूं और हमने किसान पर चर्चा की, धान बोने गेहूं बोने पर चर्चा की। हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, जीवन में धान बोके रखा है इसने। राजनीतिक जीवन में इस वक्त आप लोगों के किस पार्टी ने वाकई धान बोके रखा हुआ है हरियाणा में? क्योंकि सब दावा कर रहे हैं कि 24 में तो बड़ा परिवर्तन है, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो। हालांकि कांग्रेस के अंदर खुद भी बहुत सारा धान बो रखा हुआ है, गुटबाजी दिखती है वहां पर, वो खारिज करते हैं। लेकिन महसूस होता है, लगता है कि बड़ी चुनौती कुछ आ रही है। ये जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे प्रदेशों का हो, इससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव था, किसान आंदोलन था, माहौल एजेंडा सेट कर दिया था, और बहुत सारे लोग कहते थे कि अब वो लोग जो हैं, किसान लोग किसके हक में फैसला करेंगे। चुनाव से पहले आमतौर पर ये एजेंडा सेट करने की कोशिश होती है। एक तरफ है, एक वर्ग प्रभुत्व है उनका, बड़े जमींदार हैं, मेरे जैसे जाति के हैं या कोई और हैं।
एक तरफ ऐसे कमज़ोर वर्ग जिनको सरकार की नीतियों का कभी लाभ नहीं मिला, डीबीटी से उसको सारा पैसा मिलता है। किसान को आज पहले क्या होता था, किसान को किसान की खरीदार सरकार पैसा मंडी वाला दे जाता था। अब जो है हम सीधा खाते में किसान को पैसा देते हैं। हर जो हमारे गरीब कल्याण की नीतियां हैं, और यहाँ बहुमत जो है इस देश में उन लोगों का है जिसके लिए हमारी सरकार नीतियां बना रही है। आवाज़ हवा हल्ला ये ठीक है कि हो सकता है, लेकिन ये तो हर चुनाव में होता है। यही लोग फिर कहेंगे, ये मशीनों पे आक्षेप लगाएंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश का आम नागरिक गरीब आदमी जाग चुका है। हमारी नीतियां गरीब कल्याण की हैं, और गरीब आदमी से जाके पूछिए आप, हमने जो नीतियां उनके बनाई हैं, ठीक है वो नहीं बोलता, वो रैली में नहीं जाता, हल्ला नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब हॉल के अंदर जाएगा पोलिंग बूथ में कमल का बटन नहीं दबाएगा। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक बात है, लेकिन इस बात को तो आपको स्वीकारना होगा कि लोकतंत्र में जनता के पास ही अधिकार होता है, और जनता जो तय करती है वो रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है। अब आप कहते हैं कि हो हल्ला मचाया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है। इस एजेंडे के बीच में कुछ अपने खुद के भी एजेंडे आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं, वो चाहे आपके वादे हों, वो चाहे आपके आने वाले समय के कुछ नए कमिटमेंट्स हों। क्योंकि आप लोगों ने पिछले 9 साल में 2 बार की सरकार के बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि पॉलिटिकली भी आपको डैमेज पहुंचा सकती थी। जो आपके वादे थे उनमें कुछ अधूरापन रह गया। वहां उन्हीं वादों को कोई मुफ्त की बात करके या कोई अपनी तरफ से नए वादे करके चुनाव में जाने की कवायद में है। हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खासतौर से मैं अगर जिक्र करूं तो वो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम 2 ऐसे प्रदेश में हैं जिनके बीच में हरियाणा है, और दोनों जगह बहुत शानदार काम कर रहा है। इस वजह से हमारा दावा बनता है। यही बात कांग्रेस भी कहती है। दोनों के लिए प्रतिक्रिया फिर मैं इनेलो पे आऊंगा। देखिए, मैं मान सकता हूं एक बार माहौल था जब पंजाब में सरकार आई थी और हरियाणा के अंदर ये माहौल था कि ये पार्टी भी चल जाएगी, लेकिन जो स्टैंड उन्होंने एसवाइएल पे लिया, केजरीवाल जी मेरे जिले के रहने वाले, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले जी जी, वहीं खेड़ा गांव है शिवानी के पास, वहाँ उनके परिवार का वहीं से निकला था, शिवानी में रहे, फिर हिसार में पढ़े। लोगों में ये उम्मीद थी कि अब जब धरती पुत्र आ गया है उसकी कलम से फैसला होना है और हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, तो ये सबसे पहला काम यही करेंगे, चलो मैं पानी देता हूँ हरियाणा को। और जो उन्होंने स्टैंड लिया, उनकी पार्टी ने स्टैंड लिया कि हम हरियाणा के किसान के लिए एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। आज इन्हीं से चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में 20 साल तक केजरीवाल जी की पार्टी हरियाणा के अंदर नहीं पैदा हो सकती। उसका रीज़न ये है कि लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है उनके प्रति। ये हमारी प्यासी धरती है, सारा बुरा हाल है, फसल सूख गई है, और एक बार जो मजाक उड़ाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, जब बाढ़ आती है कितने हुण ले लो पानी, ये चीज़ है, बड़ी गंभीर मुद्दा लेना चाहिए इस चीज़ को। हरियाणा का किसान को ये बड़ा दुख है कि हरियाणा का बेटा ठीक है राजनीति में कामयाब हुआ है और उसकी कलम से नहर का निर्माण होना था, उसको शुरू करना था, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल नाराज़गी है। हरियाणा में केजरीवाल जी की पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक बात है। मैं चर्चा खत्म करूं उसके पहले कुछ सवाल और भी हैं। अनिल। माननीय मंत्री जी, मैं विधानसभा थनेसर की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बारना और अमीन की मंडी परचेज के लिए बनाई, और सड़कें, सलारपुर की सड़कें और बारना जिंजरपुर बनाया। इसके लिए मैं इस मंच से आपका आभार करता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दादा साहब, आखिरी सवाल, हालांकि इसके पहले भाई साहब ने इस बात का जिक्र किया भी था, किसानों के लिए फिर से कुछ कहते हुए आप जाइए कि हाँ, चुनावी साल के बीच में एक नया मैं वादा करता हूं, या ये मेरा खुद का सपना है कि आने वाले समय में जब आप अगर सत्ता में आते हैं तो ये होगा। और फिलहाल जो मौजूदा फिर से नया सवाल खड़ा किया गया कि जीरी या क्रय केंद्रों पर खरीद की प्रक्रिया, उसके लिए क्लियर लाइन कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जानकारी पहुंच जाए कि ये तारीख है, इस तारीख से शुरुआत हो जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हमने टाइमली एक्शन लिया है, और ये जीरी की पेमेंट अल्टीमेटली भारत सरकार से आती है, देना भी उनको होता है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम उनसे परमिशन ले लेंगे।
और दूसरी बात, किसान की मंडियां हम जल्दी चलाएंगे, बाजरे की खरीद करेंगे या भावांतर भरपाई का पैसा देंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मंत्री से पहले किसान हूँ, खुद खेती करता हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान हमारे लिए माई बाप हैं, मालिक हैं, हम उनके इस कुर्सी पे बैठे हैं, कलम उनकी दी हुई है, हम उनके सेवक हैं, नौकर हैं। किसान को हम जो है हमारे माई बाप समझ के रहते हैं, वोट समझ के नहीं देखते। राजनीतिक पार्टियों को किसान के अंदर वोट दिखाई देता है, हमें उनके अंदर अपने बुजुर्गों की, अपनी सेवा जो जिनकी की जाए वो प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। और हर काम वो, मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रदेश में, पूरे देश में किसान हित में कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है तो वो विपक्षी पार्टियों से कहता हूँ कि मुझे दिखाइए, हम हरियाणा में लागू करेंगे। कोई काम किसान के हित में हो सकता है जो किसी और प्रदेश ने किया तो हम लागू करने को तैयार हैं। सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा मंडियां हम चलाते हैं और टाइमली देखते हैं कि किसान को कोई दिक्कत नहीं हो। कि मैं ये नहीं कहता कि किसान को हमने एकदम से सब कुछ कर दिया, हाँ, सब, लेकिन किसान को पहले से बेहतर किया है। पहले जो था उससे बेहतर हर चीज़ में होता जा रहा है। हम किसानों को धीरे धीरे करके, समस्याएं होगी, छोटी जोत है, ज़मीन कटती जा रही है, हमने FPO बना रहे हैं, 60-70 हमने पैक हाउस बनाए हैं। हम धीरे धीरे प्यार से इंसेंटिव देकर कह रहे हैं भाई आप थोड़ा सा इसकी बजाय ये कर दीजिए, यहाँ पर ये बागवानी करिए, ये लिली के फूल लगाइए, या यहाँ पर मशरूम की खेती करिए। दक्षिण हरियाणा को हम कहते हैं किसानों को आपके पास पानी हमारे पास देने को नहीं है, लेकिन आप जो खजूर की खेती करिए, उनके लिए हम जो टिश्यू कल्चर के खजूरों के पौधे बना के बंटवा रहे हैं। हरियाणा बागवानी में भी नंबर 1 है। हरियाणा, आपको पता नहीं होगा लोगों को कि 2 लाख मीट्रिक टन हम मछली पैदा करते हैं, हमारे पास कोई वाटर बॉडी नहीं है, वो भी कम से कम 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपये की करते हैं। दूध में हम देश में दूध उत्पादन प्रति व्यक्ति में 2 नंबर पे हैं। अभी हमने पूरा जोर लगा रखा है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी है, जिससे कि एकदम से नस्ल सुधर जाए। जो बढ़िया नस्ल का मेल, बढ़िया नस्ल की फीमेल, उसका एक बच्चा एक पैदा होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ट्रांसप्लांट करके तो शेरोगेट मदर के अंदर 20-20, 25-25 करवाएं। हर दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारा किसान समृद्ध हो और किसान की, कृषि की जो सम्मान था पुराने ज़माने में, वो सम्मान वो उसको मिले। किसान के जो बच्चे जो हैं आने वाले वक्त में यहीं पर रोज़गार करके यहीं पर रोज़गार के साधन देखें। और ये वक्त आएगा धीरे धीरे, क्योंकि अब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में ये समझ में आ गया है खाद्यान्न सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल, जब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, मौसम परिवर्तन हुआ है, पानी का संकट है, और इसका लाभ जो है यहाँ के किसान को भी मिलेगा। और ख़ासकर मैं दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाजरे का प्रचार किया है, ऐसा प्रधानमंत्री कोई देश में करता हुआ दिखाई नहीं दिया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट करवाया, विदेशी जो है सारे राष्ट्राध्यक्ष आए। हम दक्षिण हरियाणा से बाजरा खाते हुए, हम बताते हुए शर्म आती थी कि हम बाजरा खाते हैं, हमें गेहूँ नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने बाजरे के केक, बाजरे के बिस्कुट, बाजरे के उत्पाद उन लोगों को खिला के दिखाए और ये दिखाया कि हम जो हमारा बाजरा जो है अमेरिका में जाएगा, यूरोप में जाएगा, कनाडा में जाएगा, तो हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। तो इसी तरह हर वक्त जो है सरकार का ध्यान ये रहता है कि कोई ना कोई काम ऐसा पकड़ते रहें जिससे किसानों का हित हो। अच्छी बात है। और ये प्रयास अगर साल दर साल चलते रहे तो मुझे लगता है कि शायद वो सपना जो कोई सरकार देखती होगी, वो खुद आम व्यक्ति, अगर वो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है, किसान है, तो अपने सपने को जीता हुआ दिखाई देगा। दलाल साहब जब भी हमारे साथ चर्चा करते हैं तो इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि हमारा प्रयास है कि जो पारंपरिक खेती है उससे हम अलग हटें, क्योंकि उससे बिना हटे सिर्फ वादे करके, चाहे वो उनकी सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, वो वादे से वो सपना पूरा नहीं कर पाएगी जो असल में किसान का सपना होना चाहिए और पूरा होने का हक भी है उसका। इसलिए प्रयास वहाँ पर भी करना चाहिए। और सामाजिक तौर पर जो आम लोग हैं वो भी इस बात को धीरे धीरे समझने लगे हैं कि नहीं, सिर्फ ट्रेडिशनल अगर एग्रीकल्चर की तरफ हम जाएंगे तो नुकसान हमारा है, कोई भी सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए, हाँ सरकारी सहयोग थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी रहेगी। Associate sponsor Neutralite, helping people live better, healthier lives. Rummy Culture, champions का culture. Education partner 3C Chaitanya Kurukshetra. Health partner Saraswati Mission Hospital, Pehwa, Kurukshetra. Partner Sensons Paper Industries Private Limited. Ride Group Education Private Limited. Venue partner Geeta Gyan Sansthanam, Kurukshetra.